Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 10th Mathematics. Students, इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं और जो बुक्स हमने रेफर की हैं वो है एनसीईआरटी और आर डी शर्मा। तो आई होप जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपने पेन और रजिस्टर लेके रेडी हो जाइए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। Feeling that I get, dreaming of your lips, kissing my lips with the world at our fingertips. You know we never give it up. You know we never give it up. You know we never. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है जिसमें नंबर सीरीज़ के बारे में आपको दिया होगा और इस नंबर सीरीज़ में आपको बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऐसी सीरीज़ जिसमें एक ही चीज़ ऐड होती रहती है और नंबर्स आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, इसमें +1 ऐड होता जा रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेडी हो जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनने के लिए। बहुत ही जल्द मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बिना नहीं समझा जा सकता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये जो पूरा चैप्टर है ये पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है। अब पैटर्न्स अलग अलग तरह के होते हैं जिसमें कुछ नंबर की जो सीरीज़ होती है वो एडिशन में जाती है, बढ़ते हुए क्रम में जाती है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और कुछ सीरीज़ जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें आपको सारी सीरीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो पूरी तरह बेस्ड है उन सीरीज़ के ऊपर जिनका डिफरेंस सेम होता है। अब कहने का मतलब है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर अगर आप पिछली वाली टर्म से आगे वाली टर्म को अगर आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंस सेम है। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन सीरीज के लिए ही सिर्फ है जहां पर डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलेगा। उसी तरह सिर्फ डिफरेंस पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे कि कोई सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसमें अगर आप पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म में से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक बार आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है 10, 8, 6 ... तो ये एक सीरीज है, इसमें अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो -2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो डिफरेंस है वो बराबर आएगा। अब 8 में से आपने 10 माइनस किया तो -2 आया। उसी तरह अगर आप 6 में से 8 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है ऐसी सीरीज जिनका डिफरेंस सेम आता है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला पॉइंट, ये जो सीरीज है डील्स विद नोइंग द वैल्यू ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीरीज जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपको एक सीरीज दे दी गई है, इसमें आप आगे के टर्म्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि +2 करके आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बाद आने वाली 100वीं संख्या मतलब 100th टर्म कौन सी होगी, या अगर आपसे पूछा जाए 150th टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या इतनी जल्दी आंसर निकाल पाएंगे ऐड करके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली आपको फॉर्मूला बेस्ड एक कंसेप्ट समझाया जाएगा जिसमें सीरीज जो भी आपको दी हुई है बड़े शॉर्ट तरीके से उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो 1000वीं संख्या हो, चाहे वो 10,000वीं संख्या हो या 100वीं संख्या हो। तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। एक बार और बता देता हूँ, ये पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरी बात है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था
कि जो डिफरेंस है वो एपी की कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको बेस्ड ऑन फार्मूला, पूरा का पूरा चैप्टर ये बेस्ड ऑन फार्मूला है। बेसिकली 2 या 3 फार्मूले हैं इस चैप्टर में, और वो 2-3 फार्मूले आपको हेल्प करेंगे पूरा चैप्टर आसानी से समझने के लिए। तो इन फॉर्मूले को यूज़ करके आप एपी की टर्म का, इस सीरीज़ का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने भी आगे का टर्म क्यों ना हो। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट सारे क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो एपी है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं मैंने सीरीज कुछ खास मुश्किल नहीं ली है ताकि आपका पहले बेस क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं 6, 9, 12, 15, ये लगभग 3 के टेबल में ही सारे नंबर्स आते हैं। तो आपको कैसे प्रूव करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितनी भी टर्म्स लिखी होती हैं ये है A1, A2, A3, A4, और उसके आगे सो ऑन, जितना आप जाएंगे उतनी ही टर्म्स आप लिखते रहिएगा। याद रखिएगा ये A1 होती है सबसे पहली संख्या, इसको हम A भी लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, जिसको हम A लिखते हैं, और यहाँ पर जो A दिया हुआ है वो 6 है। उसके अलावा सेकंड टर्म अगर मैं देखूं, सेकंड टर्म यहाँ पर है A2 जो कि है 9। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, जो कि है 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ये कॉमन डिफरेंस ज़रूरी नहीं है कि आप A2 माइनस A1 करके ही निकालें, ये A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करके भी निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स, इतना याद रखिएगा कि जब सारे नंबर्स के कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएं, जब आप पीछे वाले नंबर्स को आगे वाले नंबर से माइनस कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि जो गिवन सीरीज़ है वो एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्या है। अब हम लोग एक बार और कोशिश करते हैं किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में दिखाना है कि गिवन टर्म एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 जो कि है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। उसी तरह D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 जो कि है 12 माइनस 9, जिसका आंसर है 3। फिर से एक बार और D कैलकुलेट करते हैं A4 माइनस A3 से, तो ये हो गया 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यूज यहाँ से देख के आप पुट कीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। A4 की जगह मैंने A4 की वैल्यू लगाई है जो कि है 15, और A3 की जगह मैंने A3 की वैल्यू लगाई है जो कि है 12। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी सीरीज में से किसी भी टर्म को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, 2 सक्सेसिव टर्म्स को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, हियर वी सी दैट द कॉमन डिफरेंस of each successive term is same. Therefore, the given series is an AP. सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि एपी जो है वो कैसे प्रूव किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है A5, A6, A7 का डिफरेंस लेके, लेकिन एग्जामिनेशन में आप इतना ना करें। आप सिर्फ
3 सीरीज के डिफरेंस लेके दिखा दे, 3 टर्म्स के डिफरेंस ले लें, उसी में आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर याद रहे ये वाली लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है। सबसे पहली एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं जो कि हम एक एक करके सारे पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में बताया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। स्टूडेंट देखिए, आप ज़रूर ऑटो या टैक्सी में ज़रूर बैठे होंगे। ऑटो में बैठते ही जो ऑटो ड्राइवर है वो मीटर डाउन करता है और उसमें आप देखते हैं कि आपके 25 से 30 रुपए पहले ही लिखे आते हैं मीटर। हालांकि वो मीटर के जो पैसे लिखे आ रहे हैं उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, वो 2 या 3 किलोमीटर आपको ले जाएगा और मीटर में बैलेंस चेंज नहीं होगा उस समय। लेकिन इससे इतना ज़रूर पता लगता है कि आपको ऑटो में बैठने के और थोड़ी दूर चलने के 25 या 30 रुपए कन्फर्म देने ही होते हैं और उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब से उसका बैलेंस बढ़ता जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसी तरीके का है। अगर आप ध्यान से देखें, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपये है। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपये, आप जितने किलोमीटर भी जाना चाहें आप हर किलोमीटर का 8 रुपये आगे दे सकते हैं। फर्स्ट किलोमीटर का 15 और उसके बाद जितने भी किलोमीटर हैं +8 आप ऐड करते जाइए। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारे लिए नंबर्स बन जाते हैं, अगर मैं इसको एपी बनाने की कोशिश करूँ या सीरीज की तरह लिखने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले 15 हो गया और उसके बाद 15 + 8 हो गया, 15 + 16 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने लिखा है पहले किलोमीटर का 15, फिर दूसरे किलोमीटर का उसका जो रेट है वो ऐड होता जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है या नहीं। अब स्टूडेंट्स आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप सबसे पहले तो इसको ऐड करके नीचे लिख दीजिए। इसके बाद आएगा 23 और 15 + 16 होता है 31। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहली टर्म होती है वो होती है A1, सेकेंड टर्म को आप A2 लिख सकते हैं और थर्ड टर्म को A3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रूव करना चाहें तो D निकालते हैं जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 करना होगा जो कि है 23 - 15 जो कि आता है 8। उसी तरह A3 - A2 करना होगा जो कि है 31 - 23, 31 - 23 जो कि हो गया 8। और उसके अलावा अगर आप एक स्टेप और आगे जाते हैं यहाँ पर तो वो आ जाएगा 15 + 24, 15 + 24 जो कि होता है 39। तो अगर हम A4 से A3 माइनस करना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 39 - 31 जो कि आता है 8। तो क्योंकि इस सीरीज में आप देख पा रहे हैं जितने भी कॉमन डिफरेंस हैं वो 8 आ रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या समझ लेना है कि द गिवन क्वेश्चन इज एन एपी। जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम एपी कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। स्टूडेंट देखिए, एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, जिसमें कुछ हवा है और उस हवा को निकालने के लिए एक पंप भी दिया हुआ है उस सिलेंडर में, और एक बार में ये पंप जितनी सिलेंडर में हवा है उसका 1/4 1/4 निकाल देता है। सो 1/4 मीन्स 1/4 भाग, जितना भी उसमें हवा मौजूद है सिलेंडर में उसकी 1/4 एक बार में निकाल देता है। चलिए देखते हैं क्या ये एपी है या नहीं है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आपको लेट कर लेना है, लेट द टोटल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी 64 लीटर्स। ऑलराइट, तो मान लेते हैं कि उसमें 64 लीटर एयर प्रेजेंट है। सो अब मान लेते हैं कि द फर्स्ट टाइम एयर पम्प्ड आउट, तो पहली बार में कितनी हवा उसमें से निकाल दी गई होगी, तो 64 का 1/4 जो कि होता है 16, तो 16 लीटर्स जो गैस है उसमें से निकल चुकी है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग गैस कितनी बची। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो रिमेनिंग बचा वो बचा 64 माइनस 16 जो कि होता है 48। आई होप ये क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इतनी गैस थी उसके अंदर जिसका 1/4 पंप ने पहली बार में निकाल दिया है, तो 16 लीटर्स निकाल चुका है। उसके बाद उसमें जो हवा बची वो बची 48। ओके, अब सेकेंड टाइम में एयर पम्प्ड आउट, सो सेकेंड टाइम में मान लेते हैं 48 इतनी बची हुई है। अब इसका 1/4 निकालते हैं, इसका 1/4 हो गया 12, तो अगली बार में 12 लीटर्स हवा निकली। ठीक है, अब हम निकालते हैं रिमेनिंग। सो रिमेनिंग 48 लीटर्स बचे हुए थे जिसमें से 12 लीटर हवा निकल चुकी है, तो इसका जो बचता है वो है 36 लीटर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि अगर एपी बनाया जाए, दैट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अगर इस चीज़ का हम लोग एपी बनाएं तो हमारा एपी बनता है 64। उसके बाद कितनी गैस बची थी, उसके बाद बची थी 48 और उसके बाद 36। तो इस तरह से ये गैस बची। अगर हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं और इसको A3 और डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो 48 माइनस 64, सो ये लगभग हो जाएगा -16। उसी तरह 36 माइनस 48 हो जाएगा -12। तो यहाँ पर क्या जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। अगर डिफरेंस निकालते हैं जो कि होता है A2 माइनस A1, 48 माइनस 64 जो कि पहली बार में डिफरेंस आ गया -16, दूसरी बार में जो डिफरेंस आ रहा है A3 माइनस A2, इसको हम लिख सकते हैं 36 माइनस 48, तो जो कि आ रहा है -12। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पहले में ही ये नज़र आ चुका है कि जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये जो गिवन क्वेश्चन है ये एपी नहीं है, याद रखिएगा। सो पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पे एक कुआं खोदना है, बेसिकली एक वेल खोदना है कि खुदाई 1 मीटर तक हो तो 150 रुपीज़ लगेंगे उसके अलावा और 1 मीटर खुदाई करने के 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। तो कहने का मतलब है 150 रुपीज़ एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बताया क्या है। अगर मैं एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 150 रुपीज़ तो पहले मीटर के लग गए,
और दूसरे मीटर के 150 प्लस 50, क्योंकि राइजेस लिखा हुआ है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले मीटर के 200 रुपये लगेंगे और उसके अगले मीटर के 150 प्लस 100 250 रुपये लगेंगे। और इस तरह से एक और हम कर लेते हैं 150 प्लस 150, नेक्स्ट मीटर के 300 रुपये लगेंगे। ओके, तो अगर इन नंबर्स को हम ऐड करके लिखें तो ये हो गया 150, 200, 250 एंड 300। ओके, और आपको पता ही है कि ये है A1, ये A2, ये A3 है और ये A4। सो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो गिवन सीरीज है वो एक AP है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, जो कि है 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। ओके, दूसरा D निकालने की कोशिश करते हैं जो कि है A3 माइनस A2, तो ये है 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। एक और AP निकालने की एक और टर्म निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। सो आगे क्या कहानी है वो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। देखिए डिफरेंस यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वो एक AP का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आप फर्क जानते ही होंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, जितना मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपये का लोन है, तो उस पर हर साल का जो इंटरेस्ट है अगर 10% का लग रहा है तो 1,000 रुपये से बढ़ेगा। पहले साल भी 1,000 लगेगा, दूसरे साल भी 1,000 लगेगा और तीसरे साल भी 1,000 ही लगेगा। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फ़र्क होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आपके ऊपर हो गया है वो आपके उधार में ऐड होता जाता है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल बढ़ता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब स्टूडेंट देखिए, सोचने में ही आपको ये पता लग रहा होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या कभी AP हो सकता है, क्योंकि उसका डिफरेंस तो हर साल चेंज होता रहता है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट AP हो सकता है क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस हमेशा चेंज होता है। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो AP से कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उसका अमाउंट चेंज होता है। लेकिन फिर भी हमको प्रूव तो करना ही है, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो मान लो कि 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं और आपको ये बताना है कि सक्सेसिव ईयर में, एक साल के बाद कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा और उसके बाद 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर अमाउंट का डिफरेंस सेम आ जाए, देखिए अमाउंट जो भी आता रहेगा उसको हम AP की तरह यहाँ पे लिखते रहेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो एक AP है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो अभी बेसिकली मैं पहले साल का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो टाइम की जगह मैं लिखूंगा वो 1 ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1 आ गया। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4 से और ये 25 आ गया। सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25। यहाँ पे LCM लेना मत भूलिएगा। ये 25 है इसके नीचे और इसके नीचे 1 है, तो LCM लेने के बाद ये 27 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। उसी के हिसाब से अगर हम इसको काटते हैं तो 28 2 4 2 जा 10800। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं पहले साल के बाद इतना अमाउंट बैंक में पहुंच गया।
10,000 रुपये तो उसका खुद का था, 800 रुपये इंटरेस्ट मिल गया 1 साल के बाद, तो उसका 10,800 रुपये टोटल अमाउंट हो गया। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा के बस फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 27/25 मल्टीप्लाई बाय 27/25। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी तरह 400 आ गया यहाँ पर, और 25 को अगर 400 से हम काटते हैं, 25 6 अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो आ जाएगा 11,644। ओके, तो 2 साल के बाद इतना अमाउंट जो है अकाउंट में पहुंच चुका है। अब हम तीसरे साल का देखते हैं, थर्ड ईयर। सो आप देखोगे 10,000 थर्ड ईयर के लिए मैं 27/25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 25 से कटने के बाद ये आ गया 16। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12597 अप्रॉक्स अमाउंट आपका ये आ जाए। सो 12597 ये आपका अमाउंट आ गया। लगभग हमने 3 साल तक का निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला टर्म एक बार लिख देते हैं। जो स्टार्टिंग में अमाउंट था सबसे पहले वो था 10,000 रुपीज़ जो कि उसने डिपॉजिट किया था, तो इसको A1 मान लिया जाए और इसको A2 मान लिया जाए, A3 A4। सो अब हम अगर देखें तो यहाँ पर D निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो गिवन सीरीज है ये AP है या नहीं है। तो D जो है वो आ गया A2 माइनस A1 जो कि है 10800 माइनस 10,000। सो सबसे पहले 800 आ गया D। ओके, उसके बाद देखते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 में हम लोग करेंगे 11644 माइनस 10800। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका आंसर आएगा वो आ रहा है 844 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये दोनों डिफरेंस बराबर है? जी नहीं, ये दोनों डिफरेंस बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टर्म्स जो हैं इनका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, तो ये टर्म्स एपी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको एपी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा अमाउंट बढ़ता रहता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। आपको a और d दोनों दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि a क्या होता है, a होती है फर्स्ट टर्म ऑफ AP और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको मैं इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करके दिखा रहा हूँ। 2 पार्ट करने के बाद आप बाकी पार्ट्स खुद कीजिएगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर AP लिख देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर A1 लिख देता हूँ, ये A2 A3 डॉट डॉट। हमको 4 टर्म्स निकालने हैं तो यहाँ पर A4 भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे A1 की जगह तो 4 को आप बैठा दो। ओके, उसके बाद हम लोग A2 निकालेंगे। अब A2 का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप जो D का फॉर्मूला लगा रहे थे वही A2 का फॉर्मूला है। अब आप देख लीजिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हमेशा से लगाता आया हूँ मैं। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखिए D की वैल्यू आपको दी हुई है -3 और A2 आपको निकालना है और A1 हो गया 4। अब ये -4 को यहाँ पे भेज के दूसरी साइड भेज के +4 किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 + 4। इसको करने का भी तरीका बता देता हूँ।
जब भी दो अलग साइन होते हैं तो नंबर्स को हमेशा आप माइनस किया कीजिए, और जो बड़े वाला नंबर है उसका साइन हमेशा लगा दिया कीजिए। अब प्लस का है तो प्लस लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो जो A2 हो गया वो हो गया 1। उसके बाद हम A3 निकालते हैं। A3 के लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस आपको A3 माइनस A2 कर देना है। यहाँ पर D की जगह -3 ही रहेगा और A3 की जगह आपको A3 ही लिखना है। A2 आपने अभी अभी निकाला है जो कि है 1। अब इस 1 को यहाँ जाके आप प्लस कर दीजिए। अब इसमें दोबारा से आप देख लीजिए, ये दोनों अलग अलग साइन हैं, तो हमेशा नंबर्स को माइनस करना है और बड़े वाले का साइन लगा देना है। तो ये हो गया -2। उसके बाद एक तीसरा टर्म भी हमको निकालना है जो कि 4th टर्म है, तो उसके लिए हमको एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अब D -3 सेम है, A4 हमको निकालना है और A3 हमने अभी अभी निकाला है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। A3 को माइनस ब्रैकेट में -2 लिखेगा, एक माइनस तो फॉर्मूले का है और उसके बाद A3 का एक माइनस है, तो इस तरह से लिखिएगा इसको। ओके, उसके बाद आता है -3 इज इक्वल टू A4। अब ये ब्रैकेट का जो माइनस है ये साइन चेंज कर लेगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, तो ये हो गया 2। अब इस 2 को यहाँ भेज के अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -5। तो A4 आ गया आपका -5। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। उसी तरह मैं दूसरा पार्ट भी कर देता हूँ। दूसरे पार्ट में भी आपको एक ब्लैंक स्पेस बना लेनी है AP के लिए, जहाँ पे आप AP लिखोगे। यहाँ आ गया A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पर आप -1 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहला टर्म दिया हुआ है। सो बिल्कुल सेम फॉर्मूले से आप A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में -D आपको जो D दिया हुआ है वो है 1/2 हाफ, और A2 आपको निकालना है। ये हो गया आपका -1। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ये 1/2 है, ये हो गया A2 + 1। अब ये 1 यहाँ जाके माइनस होगा, इज इक्वल टू A/2। अब इसका अगर आप LCM लोगे तो 2 आएगा और ये आ गया 1 - 2, तो ये आ गया -1/2 इज इक्वल टू A2। इसमें बड़ा वाला नंबर जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिएगा। तो ये आ गया -1/2। उसके बाद उसी तरह हम A3 निकालते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D आप बिल्कुल सेम रखिए, 1/2 इज इक्वल टू A3 हमको निकालना है और A2 हमारा आ चुका है -1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये +1/2 आ गया। तो उसी तरह अगर मैं इस पूरे नंबर को यहाँ पे भेज दूँ तो 1/2 - 1/2 इज इक्वल टू A हो गया। और आप देख सकते हैं हाफ में से हाफ माइनस होगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारा जो A3 आ गया है वो आ गया है 0। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि है A4 माइनस A3। तो D 1/2 है और A4 हमको निकालना है और A3 है 0। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 0 माइनस होने के बाद नंबर सेम रहेगा, तो A4 की भी वैल्यू आ चुकी है जो कि है 1/2। तो A4 आ गया हमारा 1/2। तो इसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बेसिकली ये बेस बनाया जा रहा है, पहली एक्सरसाइज है आपकी। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए अभी तक आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसके 2 पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप बाकी पार्ट्स कर पाएँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, तो A1 जो है जो कि -5 है, उसी को हम A बोलते हैं।
और जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है आपको पता ही है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1 जो है वो है -5 और A2 है -1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। याद रखिएगा जब भी वैल्यू पुट करें उसको ब्रैकेट में करें ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस तरह से इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ये रहेगा -1 और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। सो ये हो गया 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है 4। क्वेश्चन में एक चीज़ आपको दी हुई है कि ये जो सीरीज है ये AP है। तो जब भी क्वेश्चन में AP दिया हो तो आपको ज़्यादा D निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने एक बार D निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये AP है, तो आपको एक ही बार D निकालना है। ओके, फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम, A जो हो जाएगा वो पहला पार्ट हो जाएगा, हमारा पहला जो टर्म है वो हो गया A। उसी तरह जो D है वो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो जो D है वो आप देख सकते हो, अगर हम माइनस करें, देखिए डेसिमल का माइनस आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डेसिमल को माइनस करते टाइम या प्लस करते टाइम आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। अब आप देखिए ये हो गया 1.7 माइनस 0.6। तो अब आप देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाता है पॉइंट के नीचे, पॉइंट ही लगाइएगा, और ये आ गया 1 और ये आ गया 1। तो ये हो गया 1.1 डिफरेंस। तो डेसिमल को इस तरह से माइनस किया जाता है, इसमें आपको और डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें से कौन सा AP है। अब AP पहचानने वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम मेथड से ही पहचानना है, डिफरेंस के थ्रू। कॉमन डिफरेंस अगर एक होगा तो AP भी सेम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पहचान लेना है और उसके बाद अगर वो AP है, इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए और उसके बाद 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स और लिखिए। तो ये क्वेश्चन रूट वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपका रूट भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रैक्शन डेसिमल के, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है। सो बिल्कुल सेम तरीके से A1, A2, A3, A4। अब D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, जो कि हो गया 3 + √2 -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रैकेट खोला जाएगा इसका, ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, तो ये पूरा कट के आपका सिर्फ √2 बचेगा। आगे देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 में आपको दिया हुआ है 3 + 2√2 और A2 है 3 + √2। अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 + 2√2 और माइनस के बाद जो भी ब्रैकेट खुलता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया -3 माइनस √2। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और जो बचे हुए नंबर हैं वो भी माइनस हो सकते हैं, क्योंकि रूट को माइनस करने का तरीका होता है, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है तो उसको आप आराम से माइनस कर सकते हैं। तो इसको माइनस करने का तरीका क्या है, रूट के अंदर तो आप सेम ही लिखेंगे, लेकिन जो आगे वाला नंबर है उसको माइनस करेंगे। तो 2 - 1 ये हो गया 1, तो √2 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी √2 आ रहा था, यहाँ पर भी √2 आया, लेकिन क्योंकि हमको एक और बार करके देखना होगा ताकि D कंफर्म हो जाए, तो हम A4 माइनस A3 भी करेंगे। अब A4 जो है वो है 3 + 3√2 -3 + 2√2। बिल्कुल सेम तरीके से ब्रैकेट खुलने पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे
और ये 3 और 3 दोबारा कट के, क्योंकि ये √2 और √2 वाले नंबर है तो यहाँ पे आप √2 लगाइए और 3 में से 2 माइनस करके यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका D सेम आ रहा है। सो यहाँ पर हमने ये तो प्रूव कर दिया कि द गिवन सीरीज, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP। ओके, अब इस क्वेश्चन का ही एक और पार्ट है, अभी एक पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको 3 मोर टर्म्स निकालनी है। 3 मोर टर्म्स के लिए हमको A5, A6 और A7 ये निकालना होगा। अब हम A5 निकालते हैं, तो यहाँ पर A5 निकालने के लिए बिल्कुल सेम आपको D का ही यूज़ करना होगा, और A5 निकालने के लिए आपको A5 माइनस A4 करना होगा। तो D जैसे कि हम लोग जानते हैं, D अभी हम लोगों ने निकाला था √2, तो इसकी भी जगह आप √2 पुट कर दीजिए। A5 आपको निकालना है, माइनस A4 है 3 + 3√2। अब देखिए √2 इज इक्वल टू ये हो गया A5 माइनस 3√2। अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप यहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा √2, ये 3 हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस A5। तो अगर आप देखें 3 तो आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये अकेला नंबर है और बाकी दोनों रूट के नंबर हैं, और रूट को ऐड करना मैंने अभी आपको बताया है। √2 की जगह यहाँ पर तो √2 ही आएगा, और 3 + 1 हो गया 4 इज इक्वल टू A5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A5 की जगह 3 + 4√2। उसी तरह A6 माइनस A5 इज इक्वल टू D हो गया √2, और A6 आपको निकालना है, माइनस A5 हो गया 3 + 4√2 जो अभी आपने निकाला। अब उसी तरह बिल्कुल √2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाले नंबर भी यहाँ पर 3 + 4√2 में बदल जाएंगे, ये आ गया A6। उसी तरह ये 3 आगे आ जाएगा और ये 5√2 बन जाएगा। सो अगला नंबर भी हमारा आ चुका है A + 5√2। सो बिल्कुल सिमिलरली आप अगला नंबर पुट करके भी इसी तरह निकाल सकते हैं, A7 माइनस A6 जो कि हो जाएगा D की जगह √2 और A7 माइनस A + 5√2। सो √2 में यहाँ पे 3 आएगा, 3 + 5√2 इज इक्वल टू A7, और यहाँ पर 3 + 6√2 आ जाएगा A7 की जगह। 3 + 6√2। सो इस तरह से आप आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि AP है या नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन क्योंकि AP था इसीलिए आगे के 3 टर्म्स निकाले हम लोग। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जिसमें वो AP है ही नहीं, तो उसको आप आगे मत कीजिएगा, उसको आप सिंपली एक लाइन लिख देनी है वहाँ पे आपको कि दिस सीरीज इज नॉट एन AP, और वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग AP की अगली एक्सरसाइज के साथ आएंगे जिसमें थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। You know we never give it up. You know we never give it up. You know we never give it up. Never give it up. Ain't afraid to tell you I'm ready. When you know you love to come get me.